देखिए, मानव की जब मूलभूत आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान, यानी कि पहनने को कपड़ा, खाने को रोटी और रहने को घर मिले, इसके बाद तो आदमी कुछ सोचेगा। लेकिन जब दुनिया को धीरे-धीरे ये सब चीज़ें मिली हैं धीरे-धीरे 20वीं शताब्दी खत्म होने की कगार पे थी, 21वीं शताब्दी स्टार्ट होने की कगार पे थी, तो दुनिया के बहुत से देश डेवलप्ड हो गए थे और बहुत सी चीज़ें चल रही थी। लोग जागरूक हो गए थे, समझदार हो गए थे, तो उनको कुछ बातें परेशान कर रही थी। वो ये थी कि कैसे हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। 1970 में सबसे प्रमुख मुद्दा था ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि पृथ्वी का वैश्विक तापमान लगातार बढ़ रहा था। वैश्विक तापमान अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो प्राकृतिक कौन-कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम इसको कम कर सकते हैं? तो सबसे पहले जो ध्यान गया लोगों का वो था वेटलैंड्स यानी कि आर्द्रभूमियाँ। बताते हैं ये क्या होती हैं देखिए। वेटलैंड्स यानी कि आर्द्रभूमि। देखिए, रामसर कन्वेंशन में जो इसकी परिभाषा दी गई है, उस परिभाषा के अनुसार प्राकृतिक या कृत्रिम, अस्थायी या अस्थायी, कैसी भी, कहीं पर भी हो, चाहे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हो, चाहे शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हो, चाहे शीतकटिबंधीय क्षेत्र में हो, एक ऐसी जगह जाओ जहां पर नमी हो, वह जगह जो दलदली हो, या वह जगह जहां पर 6 मीटर पानी हो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा होगा तो फिर वो नदी या झील या तालाब हम उसको कहेंगे। तो आर्द्र भूमियां ऐसी होती है ना जहां पर पानी 6 मीटर से ज्यादा नहीं होता। ये करती क्या है देखिए, आर्द्र भूमियां जैव विविधता का सबसे बड़ा क्षेत्र होती है, यानी कि जल, स्थल और वायु तीनों का ही इकोसिस्टम वहां पर जनरेट होता है। और एक आर्द्र भूमि में कई प्रकार के इकोसिस्टम जनरेट होते हैं, कई प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे रहते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है ना कि ग्लोबल वार्मिंग को आर्द्र भूमियां कैसे कम करती है। देखिए, सबसे पहली बात कि अगर कोई जमीन गीला है ना तो वो टेम्परेचर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। आप सोच के देखिए कि कहीं पर अगर बहुत ज्यादा गर्मी हमें लगती है तो हम पानी के पास बैठते हैं, ठीक है, या मान के चलिए कि अगर बहुत ज्यादा गर्मी लग रही हो तो एक काम करिए कि कुछ भीगा हुआ कपड़ा लेकर के आप ओढ़ लीजिए, तो हल्की हल्की ठंडी महसूस होगी। तो उसी तरीके से ये समझिए कि जब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती है ना तो जो नमी या दलदली भूमियां होती हैं, जिनको कि वेटलैंड्स कहा गया है, आर्द्र भूमि कहा गया है, वो उसको सोखती हैं, ऑब्जर्व करती हैं। तो रामसर कन्वेंशन जो 1971 में हुआ, ये हुआ था 2 फरवरी को। 2 फरवरी है ना, चला था 2 दिन, 2 से 3 फरवरी तक चला था। तो 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था। इसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड भी इसको कहते हैं। तो चलिए, मैं ये बता रहा था कि आर्द्र भूमियां किस तरीके से प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो आर्द्र भूमियां आप समझ सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में बहुत बड़े पैमाने पर मनुष्य का सहयोग करती हैं, क्योंकि मनुष्य ने ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाया हुआ है। इसको करेगा कौन, और इसके लिए लोगों में जागरूकता कौन लाएगा, यानी कि हम क्या कर सकते हैं। तो जो आर्द्र भूमि है हम उसको संरक्षित कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं, ठीक है। तो लोगों में जागरूकता लाने के लिए रामसर कन्वेंशन हुआ। दुनिया के बहुत से देश, ठीक है, 1971 से लेकर के अब तक लगभग आप नोट कर लीजिएगा कि 172 देश इसमें इस कन्वेंशन में शामिल हो चुके हैं, ठीक है। और मैं ये चीज बता रहा था कि देखिए, सबसे पहले हम कुछ चीजों की बात कर लेते हैं, जैसे कि 172 देश थे। इसका जो मुख्यालय है वो ग्लैंड में है, ठीक है। इसका मुख्यालय, बेसिक चीजें बता देते हैं जो एग्जाम में आता है, उसके बाद आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका जो मुख्यालय है वो ग्लैंड में है। ग्लैंड कहाँ है, मुख्यालय या सचिवालय जो भी कह लीजिए। तो ग्लैंड कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान समय में दुनिया भर में 2000 से भी ज्यादा आर्द्र भूमियां हैं। और भारत की बात करेंगे तो भारत में 89, ठीक है। अभी जब मैं ये क्लास बना रहा हूं तो ये है फरवरी 2025, और आज के डेट तक जो है कि 89 आर्द्र भूमियां भारत में हो चुकी हैं। और पूरी अगर विश्व की बात करेंगे तो दुनिया भर में आर्द्र भूमियों की संख्या 2000 से भी ज्यादा है, ठीक है। और हर महीने, हर साल कुछ ना कुछ आर्द्र भूमियां ऐड होती हैं, भारत में भी और दुनिया भर में भी। देखिए, सबसे ज्यादा आर्द्र भूमियां चीन में है और उसके बाद भारत में है। और हम बात करेंगे, है ना,
लेकिन एशिया की, हम साउथ एशिया की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा अर्धभूमियां वैसे यूनाइटेड किंगडम में है, ठीक है। सबसे ज्यादा अर्धभूमियां 175 अर्धभूमि यूनाइटेड किंगडम में है, ठीक ना, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन में है। देखिए भारत की अगर हम बात कर लेते हैं तो भारत जो है 1 फरवरी 1982 को इसमें शामिल हुआ था, यानी कि रामसर कन्वेंशन पर भारत ने 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए थे। और भारत जो है ना सबसे पहले प्रथम जो अर्धभूमि भारत दो लेके गया था। पहली तो जी चिल्का, भारत की जो प्रथम अर्धभूमि है वो है चिल्का झील। तो चिल्का झील पहली है, और चिल्का 1982 में ही एक और शामिल हुई थी, वो थी केवलादेव, ठीक है, केवलादेव शामिल हुई थी, ठीक ना, ये चीज। और वर्तमान में 89 हो चुकी है। अगर हम बात करेंगे कि भारत में सबसे बड़ी जो अर्धभूमि है, सबसे बड़ी अर्धभूमि, तो वो है सुंदरवन, ठीक है, वेस्ट बंगाल में सुंदरवन है। और सबसे छोटी जो अर्धभूमि है वो है, सबसे छोटी अर्धभूमि ये है आपका रेणुका अर्धभूमि है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। तो इन चीजों को आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी अर्धभूमि और सबसे छोटी अर्धभूमि भारत की बात कर रहे हैं। तो भारत ने सिग्नेचर किया 1 फरवरी 1982 में। 1981 से ही भारत ने सोचना चालू कर दिया था। उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इसके अलावा अगर एक और मुख्य रूप से बात करें ना, देखिए एक चीज होती है जो कि इसमें शामिल होती है, जैसे कि मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड, एक टर्म है मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड में भारत के 2 वेटलैंड्स हैं, ठीक है। एक तो है लोकटक झील, ये मणिपुर में है, और दूसरा है केवलादेव, ठीक ना, ध्यान रखिएगा, केवलादेव। चिल्का झील भी पहले था, चिल्का झील भी पहले मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड में थी, लेकिन इसको अब हटा दिया गया, ठीक है। चिल्का झील अब मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड में नहीं है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड क्या होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले फिर से एक बार आते हैं, चूंकि भारत की कंडीशन हमने आपको बता दी है। अब आते हैं वेटलैंड पे। देखिए ये कितनी अजीब चीज है ना, कि आप एक जगह कहीं बैठे और देखें पानी में कुछ हंस, बतख और अन्य प्रकार के रंग बिरंगी जीव, पशु पक्षी, और स्थल पर रहने वाले पक्षी जानवर जो हैं पानी पीने आ रहे हैं, पक्षियां उड़ रही हैं, तो कितना अच्छा लगता है ना, कि वेटलैंड हमें प्रकृति का बहुत खूबसूरत नजारा दिखाता है, और हमें देख करके भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वर्तमान समय में वेटलैंड्स बुरी कंडीशन में है, तो इनको बचाने के लिए कन्वेंशन हुआ, ठीक है, समझौता हुआ। एक और चीज जान लीजिएगा कि ये जो कन्वेंशन हुआ है, ये अंतर सरकारी है, ठीक है, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल है, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल है, यानी कि सरकारों के बीच में हुआ है। देखिए मुख्य रूप से वेटलैंड जो है ना, ये समझौता 1971 में हुआ था, लेकिन इससे पहले भी यूरोप के देशों में 1962 से एक मार कन्वेंशन चल रहा था, ठीक है। लोग बैठते थे और इस दिशा में सोचते थे, जिसको मार कन्वेंशन कहा जाता था। तो बैठते थे, सोचते थे, तो बीते जो है कि 7-8-10 सालों में लोगों ने सोचा इसके प्रति कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए, लेकिन अच्छे तरीके से काम इस पे हुआ नहीं था। तो वही लोग करते करते फिर ईरान जब फाइनली, ये देखिए कोई भी जब हम प्लानिंग करते हैं ना, तो प्लानिंग कोई काम करते हैं तो पहले से उसकी प्लानिंग करते हैं, अचानक से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर देते। तो धीरे धीरे बातचीत होते होते फिर ये हुआ कि नहीं, फाइनली एक कन्वेंशन होगा, एक समझौता किया जाएगा देशों के बीच में और बचाया जाए, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, उससे पूरी दुनिया भुगत रही है, पूरी दुनिया ही उससे परेशान है ना। वैश्विक तापमान यानी कि गर्मी लगातार बढ़ रहा है, टेम्परेचर पृथ्वी का लगातार बढ़ रहा है, और कई प्रकार के जो जीव हैं, पौधे हैं, खुद मनुष्य भी उससे प्रभावित हो रहा है। कई जीव विलुप्त हो चुके हैं, कई विलुप्त होने की कगार पे हैं, तो उनको बचाने का काम करना है, ठीक है। तो 1962 से मार्क कन्वेंशन स्टार्ट हुआ था, और लोग चर्चा कर रहे थे, फिर 1971 में फाइनली ये चीज हुई, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से बात करेंगे कि सबसे पहले 1974 में, देखिए जब 1971 में ये कन्वेंशन हुआ ना,
उस समय 18 देश थे जिन्होंने इसके अनुमोदन को मान लिया तुरंत। 18 देशों ने कह दिया कि ठीक है, हम तुरंत इसको मानेंगे और इस पर काम चालू कर देंगे। तो सबसे पहले काम फाइनल किया था किसने? 1974 में ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि भाई देखिए ऐसा है कि हमने चालू कर दिया है, हमने पूरा बना लिया है इसको। तो ऑस्ट्रेलिया में एक कोबर्ग प्रायद्वीप है, कोबर्ग प्रायद्वीप, ऑस्ट्रेलिया में कोबर्ग प्रायद्वीप है। ये दुनिया का प्रथम विश्व का प्रथम वेटलैंड है, यानी कि दुनिया का विश्व का प्रथम आर्द्रभूमि है। क्यों है भाई? जब सभी देश शामिल हुए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी था, तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि देखिए भाई, हमने अपना कागज पत्र सब तैयार कर लिया और पूरी तरीके से मैं रेडी हूं इसको बचाने के लिए। एक प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप का मतलब 3 तरफ से घिरा हुआ ऑस्ट्रेलिया का एक क्षेत्र है। तो दुनिया का पहला ऑस्ट्रेलिया है ना। ये कन्वेंशन, हालांकि पूरी तरीके से जो ये कन्वेंशन है ये 1975 से लागू है, यानी कि 1974 में ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल कर दिया था कि हम भाई वो करेंगे, और 1975 से ये पूरी दुनिया में क्या हो गया? लागू हो गया, स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है। और हर साल, है ना, प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है। लेकिन ये मनाया कब से जा रहा है? 1997 से मनाया जा रहा है, यानी कि 1971 या 1972 या 1974 या 1975 से नहीं, बल्कि इस कन्वेंशन के 16 साल पूरा होने के बाद प्रत्येक वर्ष 1997 से हर वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है लोगों को आर्द्रभूमियों के प्रति जागरूक करना, ताकि लोग उनको खराब न करें। जैसे हम देखते हैं अपने गांव शहर में जो तालाब पोखरे वगैरह होते हैं, बहुत गंदा हम कर देते हैं उसको, तो इसको बचाने का प्रयास करेंगे। हम भी आपसे निवेदन करेंगे कि इन चीजों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति अगर थोड़ा थोड़ा प्रयास करेगा तो पूरे दुनिया के स्तर पर, विश्व के स्तर पर हम एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए अपने आगे के टॉपिक पर चलते हैं। आगे हम बात कर रहे थे भारत की। ठीक है, भारत में 89 है, 1 फरवरी 1982 को भारत इसमें शामिल हुआ। पहला चिल्का, सबसे बड़ी सुंदरबन, सबसे छोटा रेणुका। ठीक है, मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड की हम बात कर रहे थे। देखिए मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड क्या होता है? इसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड भी बोला जाता है। मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड में ऐसी आर्द्रभूमियां शामिल की जाती हैं जहां पर मानवीय हस्तक्षेप, मानव का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा हो जाता है, और उस आर्द्रभूमि में या तो परिवर्तन हो जाता है, या हो रहा होता है, या होने की संभावना होती है। तो ऐसे आर्द्रभूमियों को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड या मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड में रखा जाता है, और लगातार उसको वॉच किया जाता है। जो कन्वेंशन है, दुनिया भर में यूएन की संस्था यूनेस्को इसको चलाती है। तो यूनेस्को क्या करता है ना, इसको देखता है। कन्वेंशन में जो लोग शामिल होते हैं, सभी देशों की सरकारें होती हैं, लोग होते हैं, इनकी भी अपनी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है। हर 3 साल पर इसके लोग बैठते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि क्या होना है, क्या नहीं होना, दुनिया में क्या हो रहा है। तो वो देखते हैं कि कौन सी आर्द्रभूमि खराब हो रही है या होने वाली है, उसको कैसे बचाएंगे, कहीं ने उसमें कोई बहुत मानव का हस्तक्षेप तो नहीं हो गया, कोई तकनीकी विकास तो नहीं हो गया, यानी कि कोई शहर तो किसी ने नहीं बना दिया उसमें किसी झील में। जैसे भारत में लोकटक झील मणिपुर में है, तैरती हुई झील है, लोग यहाँ रहते हैं और इसी पर उनके घर भी बने हुए हैं, इसी पर उनका मार्केट भी चलता है। तो इसलिए लोकटक को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड में रखा गया है। और केवलादेव को भी, चूंकि बहुत ज्यादा केवलादेव अभ्यारण्य है, तो यहाँ पर भी लोग बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करते हैं, तो मानवीय हस्तक्षेप है, इसलिए भारत में 2 ऐसी आर्द्रभूमि हैं जिनको मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड में रखा गया है। दुनिया भर में बहुत सी आर्द्रभूमियों को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड में रखा गया है, जिसको ये पैनल लगातार वॉच करता है। यानी कि इस कन्वेंशन में शामिल लोग, जो इसका सचिवालय ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में जो उसका सचिवालय है, कहाँ पे लिखा है मैंने, यहाँ पे इसका जो मुख्यालय है ना, यहाँ से बैठे लोग इसको लगातार वॉच करते हैं। यहाँ सर्वे होता है, बहुत सी चीजें होती हैं। ठीक, एक चीज और, भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में ही इस पर बात हुई थी। बाद में चल करके आर्द्रभूमि संरक्षण अधिनियम भी 2010 में भारत में बनाया गया था, लेकिन पहली बार 2006 में भारत में इस पर नियम बन गए थे। और इससे भी पहले अगर बात करेंगे ना, तो 1986 में, यानी 1982 में शामिल होने के बाद, भारत जब 1982 में शामिल होता है, तो इसमें शामिल होने के बाद 1986 में भारत इस पर नियम बनाना चालू कर दिया था और कुछ चीजों पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है,
लेकिन राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में इसको आदेशित किया गया था, ठीक है, कि ऐसा करना है, ये करना, मतलब इसके लिए पूरा नियम कानून बना दिया गया था। इसके बाद हम बात करेंगे, एक चीज और समझ लीजिए कि आर्द्र भूमियों को, वेटलैंड्स को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहते हैं। बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहा जाता है। इसके अलावा एक और नाम इसका है किडनीज ऑफ द लैंडस्केप। किडनीज ऑफ द लैंडस्केप, ठीक है। आर्द्र भूमियों को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट या फिर किडनीज ऑफ द लैंडस्केप भी बोला जाता है। क्लास अच्छी लगी हो, जानकारी आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा। शिक्षा बांटने से बढ़ती है, सभी लोग जानें और आर्द्र भूमियों के प्रति जागरूक हों, सचेत हों। पर्यावरण आंदोलन में जो हमारी सीरीज चल रही है, हर एक कन्वेंशन और समझौते आपको बताने की, वो मैं इसको कंटिन्यू जारी रखूंगा और हर दिन एक क्लास इस पर आपको प्रोवाइड कराऊंगा।